हमारी ज़िंदगी तो ख़राब कर दी है। अब मैं कहाँ जाऊँगी उनके अलावा? कौन मुझे रखेगा? ना मेरे पास माता पिता है, ना भाई बहन है, कोई नहीं। मैं अकेला एक अनाथ लड़की हूँ। मैं यहाँ दर-दर भटकती हूँ, हर जगह मैं अपनी इंसाफ की गुहार लगाती हूँ। कहीं हमारा कोई सुनवाई नहीं होते, ना तो मऊ थाना सुनते हैं, ना कहीं कुछ इंसाफ होते। मैं ससुराल में जाती हूँ तो मुझे मार पीट करके निकाल देते। जो मेरे पास जेवर उवर थे सब ले लिए। अब मेरे पास कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील में है। स्क्रीन पर हमारे साथ आप एक पीड़िता को देख पा रहे होंगे। इनका नाम है मुमताज़ बेगम। दरअसल मुमताज़ बेगम पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। साल 2004 की बात है जब इनके पति का आकस्मिक निधन हो जाता है। उसके बाद ये अपने बच्चों को लेकर दिल्ली में आ जाती हैं और दिल्ली में एक निजी कंपनी में अपने बच्चों के लालन पालन करने के लिए और साथ ही अपनी जीविका चलाने के लिए ये काम करने लगती हैं। फिर धीरे धीरे करके समय बीत रहा होता है। साल 2007 की बात है जब दिल्ली में ही इनकी मुलाकात एक रज्जन आरख नाम के युवक से होती है और वो इनके संपर्क में आता है। दोनों मिलते हैं, बातें होती हैं, लेकिन इनकी ये बातें, इनका ये मिलना जुलना कब प्यार में तब्दील हो जाता है इनको पता नहीं चलता। समय के साथ बढ़ते हुए अब इन दोनों का प्यार जब परवान चढ़ता है तो दोनों लोग मंदिर में ही गंधर्व विवाह यानी हिंदू रीति रिवाज से अगर देखा जाए तो सिंदूर दान करके ये विवाह कर लेते हैं। उसके बाद जो रज्जन आरख है वो इनको लेकर अपने गांव आता है, लेकिन गांव आने के बाद अब उसके जो तेवर हैं वो बदले बदले से नज़र आ रहे हैं और इस समय ये पीड़िता अपने न्याय के लिए दर दर भटक रही है, जगह जगह जाकर न्याय की गुहार लगा रही हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए इनसे ही जानने और समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुमताज़ बेगम है। मुमताज़ बेगम जी, हमने आपको कहा कि आप फेस कवर कर लीजिए, जी, लेकिन आप फेस क्यों नहीं कवर करना चाहती थी? क्योंकि फेस कवर करने से कुछ अब रहा नहीं कि जो कवर करे। अब दुनिया के सामने जब सब चीज़ आई गई है तो मैं अपना चेहरा दिखाना चाहती हूँ। मुमताज़ जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं पश्चिम बंगाल से रहने वाली हूँ सर। पश्चिम बंगाल। जी, अच्छा, ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं मुमताज़ बेगम। तो क्या हुआ था आपके साथ? ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, कब होती है? जी, मैं पश्चिम बंगाल से मैं दिल्ली में 2004 में आई। पहले शादी आपकी पश्चिम बंगाल में ही हुई जी, थी? पहली शादी? पहली शादी मेरे पश्चिम बंगाल, जिसमें हैदराबाद में मेरी शादी हुई थी। कितने बच्चे हैं? उनसे मेरे 2 बच्चे थे और मेरे वो पति एक्सपायर कर गए थे। उसके अच्छा। बाद मैंने ये 2004 में ही दिल्ली आई हाँ, अपने काम के सिलसिले में कि मैं अपने बच्चे को कमा करके पाल सकूं, अपना हाँ, भी कुछ बिल्कुल। करूं। तो मैंने 525 कंपनी में गई। वहाँ मेरी कुछ दिन काम करते करते मुझे रज्जन से पहचान हुई, जिसमें रज्जन ने हमें बहुत कुछ का सपना दिखाया कि मेरा घर मकान यहाँ सिकरों में ईंट का है या जो भी है, बहुत कुछ सपने उन्होंने दिखाए। उसके बाद उन्होंने मंदिर में, दिल्ली में ही मंदिर में बस सिंदूर हिंदू रीति रिवाज से। हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने शादी कर लिए और रिलेशनशिप में वो रहने लगे एक कमरा लेकर के। अच्छा। फिर उसके साथ मैं भी रहने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने 2017 में जिन्होंने वो घर आए, हाँ। अपने सिकरों आए। हाँ। उसके बाद फिर मैं भी आई। तो यहाँ पे हमारे जो सास ससुर हैं सब उनके राय मशवरा से सब चीज़ होने के बाद फिर एक इकरारनामा कागज बनाए गए, जिसमें मैं ससुराल भी आती जाती रही। ससुराल का भी पूरे खर्चा मैं दोनों कमा करके उठाती रही। 2 नंदों की भी शादी करी और उसके बाद अभी 2 जून से फिर हमारे हस्बैंड यहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट जो भी सास ससुर सब मिल कर के करे। उसके बाद यहाँ आ गए हैं। अब मैं यहाँ दर दर भटकती हूँ, हर जगह मैं अपनी इंसाफ की गुहार लगाती हूँ। कहीं हमारा कोई सुनवाई नहीं होते, ना तो मऊ थाना सुनते हैं, ना कहीं कुछ इंसाफ होते। मैं ससुराल में जाती हूँ तो मुझे मार पीट करके निकाल देते। जो मेरे पास जेवर उवर थे सब ले लिए। अब मेरे पास कुछ नहीं है। ये है मुमताज़ बेगम की कहानी। मुमताज़ बेगम पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, जैसा कि मैंने बताया, और प्रेम प्रसंग के चलते ये एक अनजान युवक पर भरोसा करती हैं, उससे शादी करती हैं। फिर उसके बाद उसके गांव आती हैं, लेकिन आज की स्थिति ये है कि ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। इनके द्वारा बताया ये जा रहा है कि दरअसल इनके जो ससुराली पक्ष के लोग हैं वो इनको अब एक्सेप्ट करने से जो है इनकार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको घर से बेदखल कर दिए हैं। जी,
है ना? जी घर से निकाल दिया कि मैं नहीं रखूंगी। तो क्या मुमताज़ जी अभी जो पति हैं वर्तमान में आपके जी रज्जन आरख, तो इनकी जन्मी हुई संतानें हैं? जी एक लड़का है जिसका नाम साहिल है, 10 साल का है। अच्छा, और इनके एक दूसरे पति के? जी रज्जन का जो है वो एक लड़का है, साहिल नाम है, हाँ। और वो 10 साल का है। बाकी एक लड़की ख़त्म हो गई थी, अब बाकी और तो जब बच्चे होते थे तो कहते थे बच्चे उच्चे पैदा नहीं करना है, और दवा उवा खिला देते थे मुझे, मारपीट करते थे। इसी सब सिलसिले में सब नाराज़गी चलती रहती थी। बच्चा कितने साल का है? 10 साल का है सर। 10 साल का बच्चा है। जब आप लोगों का जब ये प्यार होता है और उसके बाद जब आप लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो दिल्ली में आप कितना समय बिताए दोनों लोग? जी दिल्ली में अभी तक मैं दिल्ली में रह रही थी, कहीं और गई नहीं। तो यहाँ पर मतलब गांव में सिकरों में इस समय आप चित्रकूट जनपद में मौजूद हैं। दोस्तों बता दें कि जो रज्जन आरख हैं वो चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिकरौ गांव है ना, सिकरौ गांव को रहने वाला है और सिकरौ गांव में ही लेकर इनको रहता था। तो सिकरौ में रज्जन के यहाँ आप कितने साल रही? जी मैं 1 महीना 2 महीना 15 दिन ऐसे रहती थी, फिर मुझे ले चलते थे कि चलो यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा, वहाँ कमाना खाना भी है, घर भी देखना है, इसलिए मुझे वहाँ ले जाते थे। फिर कुछ दिन बाद यहाँ तय त्योहार पे लेके आते थे। मतलब कि आना जाना लगा रहता जी था? बिल्कुल बिल्कुल आना जाना लगा रहता था, और सब कुछ दे ले भी रहे थे। सास ससुर को भी खर्चा अर्चा सारे दे रहे थे। तो क्या चाहती है मुमताज़ जी अब? मैं तो सर यही चाहती हूँ कि मुझे एक्सेप्ट करे, रखे। हमारी ज़िंदगी तो ख़राब कर दी है, अब मैं कहाँ जाऊँगी उनके अलावा? कौन मुझे रखेगा? ना मेरे पास माता पिता है, ना भाई बहन है, कोई नहीं। मैं अकेला एक अनाथ लड़की हूँ। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आज की कोई नई कहानी नहीं है। आए दिन समाज में इस तरह के किस्से कहानियां उभर कर सामने आ रही हैं जो सीधा दिल को झकझोर कर रख दे रही हैं। अब ये पीड़िता जो है पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सिकरौ नामक गांव के रहने वाले एक युवक से इनका जो है प्रेम प्रसंग चलता है। और आज की जो स्थिति है, बेचारी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं और अब ये अपनी लड़ाई लड़ने के लिए शासन प्रशासन की चौखट पर जा रही हैं। और जहां जो बता दे रहा है कि आप यहाँ जाइए, यहाँ से आपको जो है न्याय मिलने की संभावना है, तो वहीं पर ये जा रही हैं। तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई जो है आपके द्वारा की कोई गई है? नहीं, मैंने जितने कंप्लेंट डाली उस पर यहाँ तक कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र आपने दिया? मैंने कैप्टन सर के पास भी करवी भी दी, मऊ थाने में भी 3 बार दे दी, योगी जी के पास भी मैंने लेटर भेज दी, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ हमारा। किसी ने ध्यान नहीं दिया? नहीं, किसी ने नहीं ध्यान दिया। जब भी थाने में जाती हूँ डांट डपाट करके मुझे भगा देते हैं कि जब वो लड़का है नहीं तो मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं। आरोपी सिर्फ आरोपी होता है, आरोपी की कोई जाति या धर्म या मजहब नहीं होता है। फिलहाल पीड़िता इस समय आप देख पा रहे हैं काफ़ी आहत है, काफ़ी पीड़ित है और लगातार वो न्याय की गुहार लगा रही है कि जिस तरह से हमारे साथ धोखा हुआ है या फिर हमें झांसे में रखकर और शादी का प्रलोभन देकर और इतने वर्षों से लगातार शोषण किया और साथ ही आजीवन साथ निभाने का वादा करके एक संतान भी पैदा किया और बावजूद उसके आज इस मझधार में छोड़ दिया कि ना तो ये गली की रही ना घाट की, और इस समय ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल दोस्तों इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की राय क्या है? अपनी राय को कमेंट के रूप में जरूर साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।